हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन को डिस्कस किया था, स्टोन्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही उम्दा तरीके से हमने उसको रिवाइज किया है, तो जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, हमने उनको रिवाइज किया, जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिक्स जैसे आम लैंग्वेज में हम उसे ईट भी कहते हैं, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे कि सीमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, ब्रिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक क्या कंपोजिशन होता है, किसी के एक्सेस होने की वजह से क्या दिक्कत तो देखने को मिल सकती है, सब परसेंटेज ये सब हम देख के बहुत अच्छे से जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ब्रिक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कोई बॉल बनाते हैं तो ये जो हमारी ब्रिक्स होती है, इस तरीके से हम उसको ले डाउन करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, तो जो ये हमारी ब्रिक्स होते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बीच में हमारा मोटार होगा, यहाँ पर मोटार होंगे, तो जो ब्रिक्स है, दो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए हम मोटार यूज करते हैं, तो ये हमारा हो गया ब्रिक, ये तो हमारा हो जाता है ब्रिक। और अगर हम ये बात करते तो ये हमारा मोटार, तो जो हमारा मोटार है, अब इसकी अगर बात की जाए तो जब हम यहाँ पर, जब हम ये हॉरिजॉन्टली जब ले डाउन करते हैं दो ब्रिक्स के बीच में मोटार को, तो इस जॉइंट को क्या कहा जाता है, तो इस जॉइंट को बोला जाता है बेड जॉइंट। इस जॉइंट को बोला जाता है बेड जॉइंट। और जो ये वर्टिकल हम दो दो वर्टिकली, जब यहाँ पर हम एक ईंट लगाएंगे, यहाँ वर्टिकली जब हम मोटार को यूज करेंगे, तो इस जॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रॉस जॉइंट। ये दोनों बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस जॉइंट को बोला जाता है क्रॉस जॉइंट। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल हम दो ब्रिक्स को जब ले डाउन करते हैं और उनके बीच में मोटार लगाते हैं, उस जॉइंट को बोला जाता है हमारा बेड जॉइंट। तो ये तो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स के साइजेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कोई ना कोई सेट में एग्जाम में साइज को लेकर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा ब्रिक है उसकी बात करते हैं, तो वो है हमारा नॉमिनल साइज पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा नॉमिनल साइज और एक होता है हमारा मॉड्यूलर साइज। तो दोनों में क्या अंतर है, जब हम मॉड्यूलर साइज की बात करते हैं तो मॉड्यूलर साइज जो हमारे ब्रिक्स की है वो नेशनल लेवल पे होती है। तो जो मॉड्यूलर साइज है ये हमारे कहाँ होती है, ये नेशनल लेवल पे, मतलब हम नेशनल लेवल पे हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज दे रखा है अपने ब्रिक्स का, वो हमारा मॉड्यूलर साइज होगा, तो ये हमारा नेशनल लेवल पे रहता है। तो अब अगर इसकी साइज की बात करें तो ये जो हमारा ब्रिक है इसकी साइज ये क्या होगा, ये हमारा 19 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो वर्टिकल हाइट है ये हमारा 9 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे आपको जो ब्रेथ देखने को मिलेगी, उसकी जो ब्रेथ देखने को मिलेगी ये भी हमारी 9 सेंटीमीटर होती है। तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे, 19 इंटू 9 इंटू 9। तो ये तो मेरा नॉमिनल साइज, मॉड्यूलर साइज हो गया, मॉड्यूलर साइज हो गया। नॉमिनल साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज जब हम जो हमारा मॉड्यूलर साइज है हमारी ब्रिक्स का, उसमें जब हम उसको ज्वाइन करते हैं, भाई उसे ज्वाइन करेंगे मोटार के थ्रू ज्वाइन करेंगे, तो मोटार के साथ जब हम, तो मॉड्यूलर साइज क्या हो गया विदाउट मोटार। और जब मोटार के साथ हम देते हैं, मोटार के साथ जब हम देते हैं अपना किसी भी ब्रिक का साइज जब मोटार के साथ दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज क्या हो गया, बेसिकली मोटार जो हम यूज करते हैं, अगर हम मोटार की बात करें, जब हम मोटार कहीं ले करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 mm से लेके 12 mm तक के बीच का साइज ले जाता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली 10 mm लेते हैं, 10 mm एटलीस्ट हम 10 mm का मोटार प्रोवाइड करेंगे। तो जब 10 mm का मोटार प्रोवाइड करेंगे तो अब हमारा नॉमिनल साइज जो विद मोटार है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा हमारा 20 × 10 × 10। ये सब हमारा सेंटीमीटर में है। तो 20 × 10 × 10 ये सब सेंटीमीटर में, अगर हमें एमएम में लिखना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिकली साइज हो गया हमारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइज क्या हो गए, कि एक हमारा होता है जो विदाउट मोटार है जिसे हम मॉड्यूलर साइज भी बोलते हैं, मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। और एक होता है हमारा विद मोटार, जिसमें मोटार के साइज जो 10 mm अप्रोक्सीमेटली हम मोटार प्रोवाइड करते हैं। तो 20 × 10 × 10 ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल साइज। यहीं पे एक और होता है हमारा ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक। अब बेसिकली जो मॉड्यूलर है ये पूरे नेशनल लेवल पे हमने, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने एक अपना दे रखा आइडिया कि इतने इतने तक की आपकी साइजेस होने चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल जो ब्रिक्स होते हैं ये स्टेट लेवल के हिसाब से, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली चेंज हो सकता है, लेकिन हमने एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रखा है। तो एक बेसिक आइडिया दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इनका डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। जैसे मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या थे, विदाउट विदाउट मोटार थे, और वो नेशनल लेवल पे हमने एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रखा था कि हमें 19 × 9 सेंटीमीटर की हमें ब्रिक्स चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल पे, तो साइज देखने को मिलेगा। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रखा है जिसमें क्या है कि हम इसके आसपास ही हमें बनाना है। तो 230 mm मल्टीप्लाई बाय 114 mm मल्टीप्लाई बाय 76 mm, तो ये एक हमारा ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये ब्रिक होती है हमारी, ब्रिक में यहाँ पर हमारा एक फ्रॉक सा बना रहता है, फ्रॉक बना रहता है, एक डिप्रेशन देते हैं हम, तो उसे हम फ्रॉक कहते हैं। इसका दो काम होता है, एक तो हम जो मैन्युफैक्चर का नेम है वो लिखने के लिए यूज किया जाता है, तो एक तो नेम ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है, और एक हमारा ये शेयर की जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, शेयर की जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों फ्रॉक प्रोवाइड किया जाता है, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शेयर की जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो साइज है वो ये हमारा ये होता है की जॉइंट का, अगर साइज की जो हम प्रोवाइड करते हैं, सॉरी जो फ्रॉक जो प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉक जो है अगर उसे प्रोवाइड करते हैं तो उसका साइज क्या होता है हमारा, उसका साइज होता है 9
9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये जो है हमारा साइज है, जिसको अगर हम mm में चेंज करना चाहें तो 90 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10 mm। तो ये मेरा एक साइज हो जाएगा mm में, और अगर मैं सेंटीमीटर में देखूँ तो 9 इंटू 4 इंटू 10, तो 9 इंटू 4 इंटू 1। तो ये हमारा साइज है। जिसमें अगर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वेट, जो हमारा वेट होता है, जो वेट है हमारे ब्रिक का, अगर वेट की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने से कितने के बीच में लाई करता है, तो जो वेट है हमारा वो 3.5 से लेकर 4 केजी के बीच में लाई करता है। तो 3.5 से 4 केजी के बीच में लाई करता है। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी की बात करी जाए तो डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी आपको 1600 से लेके 1900 तक के बीच में देखने को मिलेगी। तो 1600 से लेकर 1900 तक के बीच में केजी पर एम क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में आपको देखने को मिलेगी, एमएम बोला था सॉरी। तो केजी पर मीटर क्यूब में 1600 से लेकर 1900 के बीच में आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। वेट की बात करते हैं तो 3.5 से लेकर 4 केजी के बीच में आपको वेट देखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस देख लिया अब हमने। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, तो डिफरेंट कंपोजिशन से बना हुआ हमारा ब्रिक, उसके बारे में हम डिस्कस करें। अब ब्रिक के कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। तो ब्रिक के कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से ब्रिक की कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, कितने परसेंटेज का प्रेजेंट होता है, एक्सेस होने की वजह से क्या दिक्कत देखने को मिलती है, सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिल्लेलाई सलीम है, जो सलीम जो है हमारे जिल्लेलाई, उनके नाम पे हमारा ब्रिक का जो कंपोजिशन है उसको दिया गया है, तो सलीम। तो अगर बात करते हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, सबसे ज्यादा परसेंटेज से लेके सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से हमने इसको डिफाइन किया। तो सबसे पहला है हमारा सिलिका। अगर हम एस से बात करें तो सबसे पहला हमारा सिलिका है। तो सिलिका जो है हमारे, इसको ट्रिपल एस से आप याद कर सकते हो। तो पहली बात तो ये सिलिका जो है हमारी, ये 50 से 60% के बीच में होता है। तो ये हमारा 50 से 60% के बीच में वेराई करता है। इसका मतलब अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो ये एक एस किसके लिए हो जाएगा, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एस क्या है कि श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। तो ये हमारा श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। और ये हमारा जो शेप होता है, जो हमारी ब्रिक है, उसके शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड करता है शेप, शेप प्रोवाइड करता है। तो हमारा ट्रिपल एस है, जो कि ट्रिपल एस में क्या बताता है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है, और जो शेप है उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर वहीं पे ये एक्सेस में हो जाएगा, तो एक्सेस होने की वजह से क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोहेजन की कमी देखने को मिलेगी, उसमें कोहेजन डिक्रीज हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, कोहेजन क्या होता है, जब सेम सेम पार्टिकल के बीच में जो उनका जो बॉन्ड होता है, जो सेम सेम पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसे हम कोहेजन बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें, जो टू डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो हमारा एडिशन होता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब सिलिका एक्सेस में हो जाएगा, एक्सेस में होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सेस में होने की वजह से कोहेजन जो है वो कम होने लगेगी, कोहेजन डिक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्रिक आपको ब्रिटल देखने को मिलेगी। अब ब्रिटल कैसी प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस की अगर बात करें, तो ब्रिटल क्या है कि विदाउट बॉन्डिंग वो हमारा जो है वो फेल कर जाएगा। तो जो भी हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है, जब विदाउट बॉन्डिंग जब वो फेल कर जाता है, उसे ब्रिटल कहते हैं। वहीं पे डक्टाइल क्या है, बॉन्डिंग शो करता है, थोड़ा सा फेलियर होने से पहले बॉन्डिंग शो करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिलिका इंक्रीज होने की वजह से कोहेजन की कमी हो जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, और ब्रिटलनेस आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम ए की बात करते हैं, तो ए हमारा दूसरा क्या है, एल्यूमिना। वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितने एग्जाम्स में एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है, ब्रिक के अंदर क्या प्रोवाइड करता है पूछा जाता है। तो 20 से 30%, सबसे पहली बात, ये कितने परसेंट के बीच में वेराई करता है, सो 20 से 30% के बीच में वेराई करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी। कम से कम 40 बार तो पूछ चुका होगा। तो एल्यूमिना हमारा क्या प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है तो मोल्डिंग में, जब हम मोल्डिंग प्रोसेस करेंगे, टेबल मोल्डिंग करते हैं, ग्राउंड मोल्डिंग करते हैं, तो मोल्डिंग प्रोसेस में जब हम एक शेप लेते हैं अपने ब्रिक्स को, वो प्रॉपर्टी को पाने में हमारी जो प्लास्टिसिटी हेल्प करती है, जो एल्यूमिना है वो हेल्प करता है। तो एल्यूमिना 20 से 30% प्रेजेंट रहता है और प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मोल्डिंग में हेल्प करता है। वहीं पे अगर हम थर्ड बात करें, तो ये हमारा लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइम भी हमारा 4 से 5% के बीच में प्रेजेंट होता है, 4 से 5% के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली क्या काम है, ये एक फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, फ्लक्स की तरह। फ्लक्स की तरह इसलिए एक्ट करता है, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम जब इसको फ्यूज कराते हैं, तो फ्लक्स जो लाइम है ये सिलिका की संग फ्यूज करता है। तो फ्यूज करता है, फ्यूज विद सिलिका। तो सिलिका के संग फ्यूज करने का काम किसका है, हमारे लाइम का। लाइम हमारा सिलिका के संग फ्यूज करता है। तो ये हमारा लाइम का काम है, 4 से 5% के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा, लाइम है तो उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम एक्सपेंशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इस वजह से क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो लाइम क्या है, लाइम हमारा क्या है, एक्सेस में क्या कॉज करता है, अनसाउंडनेस कॉज करता है। क्योंकि लाइम है तो वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा, और एक्सेस होने की वजह से हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलेगी। तो सिलिका में हमें एक्सेस होने की वजह से कोहेजन, पार्टिकल के बीच में कोहेजन कम हुआ, तो ब्रिटलनेस देखने को मिली। हमारा एल्यूमिना प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइम के एक्सेस
होने की वजह से अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहीं पे अब हमारा है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो आयरन ऑक्साइड हमारा 5 से 6% के बीच में प्रेजेंट होता है। अभी रफ करके लिखते हैं तो जो आयरन ऑक्साइड है वो हमारा 5 से 6% के बीच में प्रेजेंट होता है। तो अब आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा एक कलर प्रोवाइड करता है जो है रेड कलर। तो आयरन ऑक्साइड क्या है, पहली बात तो 5 से 6% के बीच में रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है और वो हमारा कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है और हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर वो 5 से 6% के ज्यादा एक्सेस हो जाता है, एक्सेस होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर की या ब्लैकिश कलर की ब्रिक देखने को मिलेगी। तो कलर चेंज कर जाएगा, तो डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर की आपको ब्रिक देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पे मैग्नीशिया की बात करते हैं, मैग्नीशिया क्या है, हमारा 1% के अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होता है और ये हमारा टिंट येलो कलर जो है अगर एक्सेस हो जाएगा तो टिंट येलो कलर देखने को मिलेगा, येलो कलर सा देखने को मिलता है। ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वार्पिंग से बचाता है, वार्पिंग से बचाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर एक्सेस में हो जाएगा तो आपको येलो कलर देखने को मिलेगा। तो अभी फटाफट से देख लेते हैं कंपोजिशन। हमने देखा सलीम, जिलेलाई सलीम के नाम से हमारा कंपोजिशन है ब्रिक का। तो एस से हमारा सिलिका है 50 से 60% में प्रेजेंट है। ट्रिपल एस से याद रखना है, अगर सबसे ज्यादा परसेंट में प्रेजेंट है तो ये हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, श्रिंकेज से बचाता है, शेप प्रोवाइड करता है। तो जो हमारी ब्रिक की हमें शेप देखने को मिलती है वो शेप प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर एक्सेस में हो जाएगा तो पार्टिकल के बीच में कोहेजन कम हो जाएगा, ब्रिटलनेस देखने को मिलेगी, विदाउट फेलियर जब हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, विदाउट बॉन्डिंग जब हमारा फेलियर देखने को मिलेगा तो वो ब्रिटल हो गया। वहीं पे एल्यूमिना है जो 20 से 30% के बीच में होता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और मोल्डिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। वेल एल की बात करते हैं, जो हमारा लाइम है, लाइम एक फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। जब हमारा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो सिलिका के संग फ्यूज होकर हेल्प करता है पूरे प्रोसेस में। लेकिन अगर वो परसेंटेज से ज्यादा हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइम एक एक्सपेंशन की तरह काम करता है, तो जब वॉल्यूम चेंज होंगे तो अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आई से आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड है, जहां भी आयरन प्रेजेंट होगा रेड कलर इंपार्ट करेगा, तो रेड कलर इंपार्ट करता है। लेकिन एक्सेस में होने की वजह से वो डार्क ब्लू या फिर ब्लैकिश कलर भी प्रोवाइड कर सकता है। वहीं पर अगर हम एम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारा वार्पिंग से बचाता है, वार्पिंग से बचाता है। लेकिन ज्यादा एक्सेस में होने की वजह से 1% से ज्यादा होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, टिंट येलो कलर आपको देख। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो किस तरीके से होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में सबसे पहला पॉइंट है कि वो प्रॉपर होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर रेड कलर में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो 1.5 मीटर से अगर हम उसे ड्रॉप करेंगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर हम उसकी बात करें तो हार्डनेस अच्छी खासी होनी चाहिए। हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, जब आप अपने फिंगर से उस पर स्क्रैच करोगे तो कोई भी डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, प्रॉपर रेड कलर की होनी चाहिए, प्रॉपर रेड कलर की होनी चाहिए, सही शेप में होनी चाहिए, प्रॉपर रेड कलर की होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की, तो अगर 1.5 मीटर से ड्रॉप करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर हम उसको स्ट्रक करें, जब हम उसको स्ट्रक करते हैं, जब दो पत्थरों को, जो ईंट, दो ईंट को लेकर जब हम स्ट्रक करेंगे तो मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। कैसी साउंड आनी चाहिए, मेटेलिक, मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। वेल वहीं पे अगर हम बात करें 1.5 से ड्रॉप करेंगे तो ये तो हो गया हमारा, 1.5 से ड्रॉप करेंगे तो टूटनी चाहिए, मेटालिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। वाटर में 24 आवर्स के लिए अगर जब हम रखते हैं, जब 24 आवर्स के लिए हम वाटर में रखेंगे, डिप करके रखेंगे, उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ इट्स ड्राई वेट, ड्राई वेट के कंपेयर में 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब वो सैचुरेटेड वेट की बात की जाएगी। तो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब ड्राई वेट है, और जब सैचुरेटेड वेट है तो वो हमारा सैचुरेटेड वेट है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेल अगर बात करते हैं तो ये सब हमारी जो प्रॉपर्टीज है, ये हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टीज है। इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है, उसकी जब स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कम से कम 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। इससे ज्यादा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो है हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक की देखने को मिलती है। यहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक बेसिकली कहाँ यूज की जाती है, तो लोड बियरिंग जो वॉल्स होती है, जो हमारी लोड बियरिंग वॉल्स होती है, लोड बियरिंग वॉल्स होती है, यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज किया जाता है। लोड बियरिंग वॉल्स होती है वहां पर हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज किया जाता है। तो अभी हमने देखा होमोजीनियस होना चाहिए, प्रॉपर रेड कलर का होना चाहिए, 1.5 मीटर से ड्रॉप करेंगे तो उसमें कोई भी टूटना नहीं चाहिए, मेटालिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए जब हम उसको स्ट्रक करते हैं। जब हम नेल से स्क्रैच करते हैं, जब नेल से स्क्रैच करते हैं तो कोई भी डिसइंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलना चाहिए। वाटर में वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो 20% से ज्यादा ड्राई वेट का नहीं होना चाहिए और सैचुरेटेड वेट की बात करें तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं चलेगी। तो ये सब हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करें, अगर सेकंड क्लास ब्रिक की बात की जाए तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। होमोजीनियस होनी चाहिए, रेड कलर में थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर रेड तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, प्रॉपर रेड नहीं होती, थोड़ा सा कम रेड कलर होता है। लेकिन जब 1.5 मीटर से ड्रॉप करते हैं तो ये भी टूटनी नहीं चाहिए। 1.5 मीटर से ड्रॉप करने पे ये भी टूटनी नहीं चाहिए, ड्रॉप करने पे ये भी नहीं टूटनी चाहिए। यहाँ पर जैसे मेटेलिक रिंगिंग साउंड आया था जब हमने स्ट्रक की थी,
तो मेटालिक रिंगिंग साउंड आता है, यहाँ पर मेटालिक साउंड आएगा, बस मेटालिक रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, मेटालिक साउंड आएगा। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 22% ऑफ ड्राई वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 22% ऑफ ड्राई वेट से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ है कम से कम 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो है ये हमारी इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ये बेसिकली कहाँ पे यूज की जाती है, जो हमारी पार्टीशन बॉल्स जो होती है, पार्टीशन बॉल्स जो होती है या वहां पर हमारी यूज की जाती है ये सेकंड क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स हमारी पार्टीशन बॉल्स पे यूज की जाती है। वहीं पे एक थर्ड क्लास ब्रिक होती है, अगर उसकी बात करें तो बेसिकली उसका एक तो प्रॉपर शेप ही नहीं होती, प्रॉपर कलर देखने को नहीं मिलता। 1.5 मीटर से जब हम उसको थ्रो करते हैं तो वो वहां से भी ब्रेक हो जाती है, और जब हम उसको नेल से स्क्रैच करते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर वहां पे अगर उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो एटलीस्ट 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए। तो थर्ड क्लास की बात करते हैं, अगर थर्ड क्लास की बात करें तो 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम हमारा 25% ऑफ ड्राई वेट होना चाहिए, 25% ऑफ ड्राई वेट देखा जाता है हमारा थर्ड क्लास ब्रिक्स में। तो ये तो बेसिकली यूज ही नहीं की जाती, टेम्पररी वर्क्स में यूज की जाती है हमारी जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती है। तो थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में हमने अभी कुछ देखा था। थर्ड क्लास ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात कैसी आवाज आएगी, हमारी डल साउंड आएगी जब हम उनको स्ट्राइक करेंगे, जब दो जो ब्रिक्स हैं हमारी, जब उनको हम जब कोलैप्स करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे तो हमारी डल साउंड आएगी, मेटालिक रिंगिंग साउंड ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, डल साउंड आएगी। अगर उसकी बात करें तो अभी हमने देखा था क्रशिंग स्ट्रेंथ कम से कम 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। टेम्पररी वर्क्स में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाएगा। अगर वहीं पे बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अब एक और तरीके की जो ब्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी पिल्ला ब्रिक्स। पिल्ला ब्रिक्स जो है वो अंडर पिल्ला ब्रिक्स जो है इसको हम अंडर बर्न्ड ब्रिक्स भी कहते हैं। तो ये अंडर बर्न मतलब उतनी बर्न नहीं हो पाई, अंडर बर्न्ड ब्रिक्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये कहाँ यूज किया जाता है, अगर हम इस पिल्ला ब्रिक्स की बात करते हैं, ये उतनी बर्नड ही नहीं हो पाई जितनी उन्हें जलना चाहिए था, जितना तपना चाहिए था उतना तप नहीं पाया, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी। तो बेसिकली पिल्ला ब्रिक्स कहाँ यूज की जाती है, ये एक पोजोलैनिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी ब्रिक्स की बात करें तो ये हमारा किस तरीके से यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोजोलैनिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ये हमारा जो है ये पोजोलैनिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है पिल्ला ब्रिक्स, आपको बिल्कुल याद रखना है। वहीं पे एक और तरीके की ब्रिक्स होती है, जब ये अंडर बर्न्ड ब्रिक्स है तो एक होगी हमारी ओवर बर्न्ड ब्रिक्स जिसे हम झामा ब्रिक्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक होती है हमारी अंडर बर्न्ड ब्रिक्स, एक होती है हमारी झामा ब्रिक्स जिसे हम ओवरबर्न्ड भी कहते हैं। तो झामा ब्रिक्स भी होती है हमारी ओवरबर्न्ड ब्रिक्स। तो अब बेसिकली ये कहाँ यूज की जाती है, तो ये है इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपको देखने को मिलेगी 25 से लेके 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबर्न्ड हो गई है तो इसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो 25 से लेके 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन अब इसकी जो ब्रिक्स की क्वालिटी है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को तो सुटेबल कर नहीं पा रही है, सेट नहीं कर पा रही है। तो ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगी, जब आप फाउंडेशन या फिर कंक्रीटिंग करते हैं, जब हम फाउंडेशन करते हैं या फिर आप कंक्रीटिंग देखेंगे तो वहां पर एग्रीगेट्स की तरह थोड़े छोटे छोटे एग्रीगेट्स, इसको तोड़ के जब हम छोटे छोटे एग्रीगेट्स की तरह एग्रीगेट्स की तरह जब हम यूज करते हैं, एग्रीगेट्स की तरह जब यूज करते हैं, तो ये बेसिकली झामा ब्रिक्स जो है हमारी ओवरबर्न्ड ब्रिक्स है वो कहाँ यूज करी जाती है, हमारे छोटे छोटे एग्रीगेट्स की तरह यूज की जाती है। 25 से लेके 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की इसकी आपको देखने को मिलेगी जो हमारी इसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हमारे जो है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वही हमारी एक अच्छी गुड बिल्डिंग ब्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो गुड बिल्डिंग ब्रिक्स की प्रॉपर्टी वही है जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की है। तो एटलीस्ट उसकी 3.5 न्यूटन पर एमएम से ज्यादा हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ देखने को मिलनी चाहिए। और जो है कि अगर 1.5 हाइट से हम उसको ड्रॉप करेंगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए, जब हम उसको स्ट्रक डाउन करेंगे तो उसमें से मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, जब हम उस पर फिंगर से स्क्रैच करेंगे तो वो उसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलना चाहिए, एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए और उसमें रेड कलर देखने को मिलना चाहिए। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है ये हमारी गुड बिल्डिंग ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। तो ये हमने कुछ टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स देखे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स को हमने यहाँ पर देखा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जब हम ब्रिक मिसोनरी करते हैं तो उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। अगर ब्रिक मिसोनरी की बात करी जाती है तो किस यूनिट में मेजर की जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वहीं पर अगर हम पार्टीशन वॉल की बात करते हैं तो उसे किस यूनिट में मेजर किया जाता है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉलरेंस लिमिट, जो हमारी टॉलरेंस लिमिट होती है, टॉलरेंस लिमिट, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है हमारे डायमेंशन में वो होती है हमारी +-3 mm, +-3 mm देखने को मिलती है टॉलरेंस लिमिट, हमारी टॉलरेंस लिमिट देखने को मिलती है डायमेंशन में। वहीं पर अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक की बात की जाए तो उसमें हमें +-5 mm देखने को मिलता है, +-5 mm देखने को मिलता है। वहीं पर अभी हमने दो तरीके की वॉल देखी थी, एक हमारा था लोड बियरिंग वॉल जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज करके बनाया जाता था,
तो अगर लोड बेयरिंग वॉल की बात करें तो उसे 9 इंची की वॉल भी कहा जाता है, ये सब कुछ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और या फिर उसे 190 की वॉल कहा जाता है, तो साइज में उसका 190 देखने को मिलेगा, या फिर इंच में बात करें तो 9 इंची की वॉल देखने को मिलती है। वहीं पे अगर अभी आपसे पूछा ही गया है कि पार्टीशन वॉल किस में मेजर किया जाता है, पार्टीशन वॉल किस में मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है। और पार्टीशन वॉल की बात की जाए तो बेसिकली उसको 90 में देखने को मिलता है, साइज उसका 90 देखने को मिलता है। और अगर इंच में बात करें तो 4 इंच की वॉल बोली जाती है। तो 4 इंच की वॉल हमारी पार्टीशन वॉल हो गई, 9 इंच की वॉल हमारी लोड बियरिंग वॉल हो गई। जो ब्रिक मेसोनरी है उसको किस में मेजर करते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। पार्टीशन वॉल किस में मेजर किया जाता है, ये भी आपको बताना है। अब टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।